नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। हल्ला बोल में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी बहुत अच्छे सेल्समैन हैं, गंजे को भी कंघा बेच सकते हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि पीएम बनने के बाद मोदी सरकार को अब यह लगने लगा है कि अल्पसंख्यकों को अगर सरकार से जोड़ना है तो उन्हें एक चेहरा चाहिए, वो चेहरा जो सरकार की नीतियां चमका सके, बता सके, और यह चेहरा है अमिताभ बच्चन। बड़ा सवाल यह है कि क्या अमिताभ मोदी की उम्मीद पर खरे उतर सकेंगे? करीब एक हफ्ते पहले जब यह तस्वीर मीडिया में सामने आई थी, तब इसे सिर्फ शिष्टाचार के नाते हुई मुलाकात बताया गया था। लेकिन अब इस मुलाकात की हकीकत खुलकर सामने आ गई है। तेल, सीमेंट, च्यवनप्राश, मोटर, क्रीम, कपड़े और बाम के साथ साथ गुजरात का पर्यटन बेच चुके अमिताभ बच्चन अब मोदी सरकार की नीतियों का प्रचार करेंगे। पर विराजमान 12 ज्योतिर्लिंग। ठीक उसी तरह जिस तरह अमिताभ ने कभी उत्तर प्रदेश सरकार को जुर्म के दाग से निकालने की कोशिश की थी और गुजरात के दंगों के दाग से निकालकर गुजरात के पर्यटन को मशहूर किया था। धूल न झोंको इन आंखों में, ये आंखें बहुत पुरानी हैं। अफवाहों के पीछे क्या है सब इनने पहचानी है। जुर्म देश में कहां कहां है, कौन ऊपर कौन नीचे है, ये केंद्र रिपोर्ट ये कहती है यूपी बातों से पीछे है। इन दोनों ही एड कैंपेन से यूपी और गुजरात को कितना फायदा हुआ ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन इन दोनों कैंपेन से अमिताभ को एक ऐसे किरदार के तौर पर मशहूर कर दिया जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं। अब मोदी यही भरोसा अल्पसंख्यकों में जगाना चाहते हैं और इसीलिए 3 जनवरी से मोदी सरकार का ये अल्पसंख्यक मिशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। हम सभी राज्यों में जाएंगे और हमारी कोशिश है कि बजट सत्र से पहले हम लगभग 60 से 70% राज्यों का दौरा कर लें और इसके लिए हम शुरुआत कर रहे हैं। कल वैसे तो 3 तारीख को केरला के जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं उनसे बातचीत हुई है, वहाँ पर कुछ लोगों से मिलेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र का कार्यक्रम है, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान का है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का है, असम का है। ऐसे करते हुए एक पूरे कार्यक्रम की योजना तैयार की गई। अमिताभ बच्चन के लिए जो ऐड बनाया जा रहा है वो क्या है, जिसमें वो खुद एम्बेसडर बनकर आ रहे हैं, खुद नरेंद्र मोदी की देखिए, नरेंद्र मोदी जी का एक ही संकल्प है और वो संकल्प है सुशासन के माध्यम से विकास, सुशासन के माध्यम से आम लोगों की समृद्धि और निश्चित तौर से सुशासन का संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचे, सकारात्मक ढंग से पहुंचे और वो जमीन तक उतरे। ये हमारा संकल्प। नरेंद्र मोदी नारा देते हैं सबका साथ और सबका विकास, लेकिन कभी उनके अपने ही मंत्री तो कभी सहयोगी संगठनों की बयानबाजी इस नारे को हकीकत में तब्दील होने से पहले ही झुठला देती है। अब सरकार की सेकुलर छवि को सामने लाने के लिए नरेंद्र मोदी ने सहारा लिया है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का। जी हाँ, वही बच्चन जिन्होंने गुजरात में पर्यटकों को उस समय लुभाया था जब मोदी के अपने भी उनके विरोधी हो चले थे। इस विज्ञापन में अमिताभ एक सतरंगी पतंग उड़ाते हुए एक बच्ची से बात करेंगे और उनकी लाइनें होंगी, ये देश सतरंगी है, यहाँ अनेक जाति और धर्म है, लेकिन शिक्षा की कोई जाति और धर्म नहीं होता और उसी तरह प्रगति का भी कोई पंथ नहीं होता, विकास का भी कोई धर्म नहीं होता। इस एड कैंपेन की टाइमिंग भी देखिए। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में लाख कोशिशों के बाद भी बीजेपी मुसलमान बहुल कश्मीर घाटी में एक भी सीट नहीं जीत सकी। उल्टा लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी का वोट प्रतिशत गिर गया। वहीं यूपी विधानसभा के उपचुनाव में लव जिहाद का राग छेड़ने के बाद भी बीजेपी को सफलता नहीं मिली। खुद प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी हार गई थी, जबकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देश के कई अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में अच्छे वोट मिले थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लव जिहाद और घर वापसी जैसे मुद्दों से दागदार हुई मोदी सरकार अमिताभ के सहारे मुसलमानों का दिल जीत सकेगी? क्या अमिताभ और मोदी का मेल मुसलमानों को मोदी सरकार से जोड़ सकेगा? दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल यही है जो आपने सुना, क्या अमिताभ बच्चन से जो एक सेकुलर इमेज बनती है वो बनती दिखाई देगी सरकार की? बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत करता हूं सत्यव्रत चतुर्वेदी जी का, कांग्रेस के
बड़े नेता हैं। स्वागत है आपका सत्यव्रत जी। श्रीकांत शर्मा जी, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी, आपका भी स्वागत है श्रीकांत जी। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, आपका भी स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, एडिटर दोपहर सामना, आपका भी स्वागत है। और मौलाना अंसार रजा जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आप प्रेसिडेंट हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के। श्रीकांत जी, सबसे पहला सवाल सीधे सीधे आपसे। बात बीजेपी की सरकार की हो रही है, बात बीजेपी की हो रही है। क्या अमिताभ बच्चन से सरकार की इमेज सुधारने की कोशिश हो रही है? क्या ऐसा लग रहा है कि नुकसान हुआ था जो हाल के दरमियान घर वापसी की चीजें हुई, जो भी चीजें सामने आई, आपके नेताओं के जो बयान आए, उसको सुधारने का प्रयास है ये? निशांत जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल भी बहुत जगह देखा जाता है, टीआरपी भी बहुत अच्छी है। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहूँगा कि आपके यहाँ भी कुछ खबरें सिर्फ अफवाहों पर आधारित होती हैं, और आज की जो खबर है आपकी, आज का जो कार्यक्रम है वो भी अफवाहों पर आधारित है, टोटल अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबकी सरकार है, 125 करोड़ जनता की सरकार है, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने आप में ही डेवलपमेंट और विकास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से हमारी कोशिश है कि जनता ने हमें सुशासन और विकास के लिए मैंडेट दिया है, और लगातार हम अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। श्रीकांत जी, अफवाह क्या है? अफवाह यह है कि अमिताभ बच्चन ऐड कर रहे हैं, या अफवाह यह है कि वो डेवलपमेंट के नाम पर ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास तो ऐड की लाइनें भी है, यहाँ अनेक जाति और धर्म है, शिक्षा की कोई जाति और धर्म नहीं होता, उसी तरह प्रगति पे भी कोई पंथ नहीं होता, विकास का भी कोई धर्म नहीं होता। इसमें से अफवाह कौन सी बात है, ये बताएं। देखिए, हमारी सरकार है और प्रचार के लिए सभी सरकारें अपना काम करती हैं, लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन साहब जो है इमेज सुधारेंगे सरकार की इमेज तो पहले दिन से ही बहुत अच्छी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और ये पहली सरकार है इस देश की कि जिसके प्रधानमंत्री पहले दिन से लगातार आज तक जिनकी लोकप्रियता प्रतिदिन बढ़ती है, क्योंकि वो काम में भरोसा करते हैं। और वो काम करके उन्होंने, जब वो एक मुख्यमंत्री थे तभी भी उन्होंने अपना काम किया था। विकास, गुड गवर्नेंस उनका एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास। और आज भी जब से प्रधानमंत्री बने तब से लेकर आज तक हम जब चर्चा कर रहे हैं तब तक प्रधानमंत्री जी अपने काम पर है। और इसीलिए आज मैं कह रहा हूं, इसीलिए एक सेकंड, इसीलिए आज जो लक्ष्य 26 जनवरी 2015 तक तय करना था, 10.5 करोड़ खाते आज प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुल चुके हैं। और मेक इन इंडिया के लिए आज दुनिया में जो छवि कांग्रेस के कार्यकाल में खराब हुई, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, 32 मुसलमान उम्मीदवारों में से सिर्फ एक जीता है आपका। बाकायदा नकवी साहब, मुख्तार अब्बास नकवी जी राज्यसभा में ये कहते हैं कि आरएसएस को इस पे मत जोड़िए। उसके अगले दिन घर वापसी के मुद्दे पर मोहन भागवत जी का बयान आता है। देखिए, बहुत सारी चीजें। सत्यव्रत जी, आपका बयान इस पर, आपका क्या स्टेटमेंट है अभी? देखिए, पिछले दिनों जब लोकसभा के चुनाव के बाद में नई सरकार बनी तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, और उम्मीदें इस बात पर थी खास तौर से कि नरेंद्र मोदी जी शायद भारतीय जनता पार्टी का कोई नया चेहरा पेश करेंगे। अभी तक तो जो पिछली सरकारें रही हैं जहां भी, उन्होंने सांप्रदायिकता को लेकर के ही सारी अपनी गतिविधियां जारी रखी। लेकिन देखने में जो आया अभी तक, मैं उसकी कुछ वानगी भर दे दूं। गिरिराज सिंह जी ने, जो बिहार के इनके सांसद थे, उन्होंने एक बयान दिया कि जो मोदी जी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चला जाए। 31% वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव। इसका मतलब 69% भारतीय। थोड़ा पास्ट मैं अमिताभ बच्चन की इस लिहाज से रुक जाइए। उसके बाद में फिर उसके बाद में आता है साध्वी ज्योति निरंजन का बयान, फिर उसके बाद में आता है साक्षी महाराज का बयान, फिर उसके बाद में हिंदू महासभा का बयान आता है, जहां गॉडसे की मूर्तियां लगाने का उन्होंने घोषणा की, एक कार्यक्रम दिया। घर वापसी का अभियान शुरू हुआ मोहन भागवत जी के उस बयान के बाद, जिसका हवाला आपने अभी दिया, जिसके भटके हुए लोग हैं। और अब देश के विभिन्न हिस्सों में, सारे देश में एक व्यापक अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संरक्षण और नेतृत्व में चल रहा है, जो घर वापसी के नाम पर इस देश में फिर से सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का काम कर रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी अगर विकास के एजेंडे को लेकर के, सबका साथ और सबका विकास, अगर इस बात पर लेकर आगे जा रहे थे, तो विकास के कार्यक्रमों में उसको जुटना चाहिए था। और जो लोग सरकार को इस विकास के एजेंडे से भटका रहे हैं, नहीं, आप उनका रिएक्शन बाद में ले लीजिए, मुझे आखिरी बात कहने दीजिए। जो लोग इस सरकार के विकास के एजेंडे से भटकाने का काम कर रहे हैं,
क्या उनमें से किसी एक व्यक्ति के बयान पर भी नरेंद्र मोदी जी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? बड़ा बड़ा वैलिड स्टेटमेंट है। जो बयान आता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, नहीं हुई है। श्रीकांत जी, एक क्विक रिएक्शन इस पर। जो अलग अलग बयान आते हैं उस पर सरकार की तरफ से, क्योंकि तब आप बोलते हैं स्टेट का मसला है, लेकिन बयान तो आप ही के एफिलिएट्स दे रहे हैं। निशान जी, मैं कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनके दोहरा चरित्र किस तरह से उजागर उनका हुआ है कांग्रेस पार्टी का लंबे समय में, कि बयानबाजी कांग्रेस के समय में खूब होती थी, लेकिन उन लोगों पर कभी कार्रवाई नहीं होती थी, उन पर कवर अप होता था। और इस देश के लोकतंत्र में पहली बार हुआ कि कोई कैबिनेट की एक मंत्री ने सर, एक राजनीतिक अपने मंच पर थॉट को यहीं पर रखें। मैं आपके पास 1 मिनट में वापस आप सीधे चलते हैं प्रेम शुक्ला जी के सब पास, बगैर समय को बर्बाद किए हुए। प्रेम शुक्ला जी, याद है मुझे सामना में बकायदा ये लिखा हुआ था, ये कहा गया था कि बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अब बकायदा अमिताभ बच्चन जी को एड कैंपेन कर रहे हैं जिससे कि जितने भी सेक्युलर वोट्स हैं, एक इमेज बिल्डिंग की जाए और मुसलमानों के बीच में अपनी छवि को सुधारा जाए। आपका रिएक्शन इस पर? जी नहीं, अभी मैंने आपकी जो स्टोरी देखी उस स्टोरी के हिसाब से सर्वसमावेशी विज्ञापन एक जो है वो अमिताभ बच्चन के माध्यम से सरकार जो नरेंद्र मोदी की है वो कर रही है। और हमारे संवैधानिक ढांचे में जो है सर्वसमावेशकता तो उसकी पहली जो है आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि हमारे भाई सत्यव्रत चतुर्वेदी जी को अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन में सर्वसमावेशकता की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिर्फ इतना ही उसमें जो है त्रुटि हो सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन से आजकल कांग्रेस के लोग जो है अस्पृश्य मानते हैं। सर, मैं आपसे एक चीज वो जानना चाह अमिताभ रहा हूं। बच्चन उसके जो है उस सबका ऐड को करना साथ, इतनी सबका आपत्ति हो विकास सकती का है। नारा जो मोदी जी का था, क्या वो फीका पड़ गया अब हाल फिलहाल जो घर वापसी की घटनाएं हुई कि अमिताभ बच्चन को हायर करना पड़ रहा है फिर से एक बार इमेज बिल्डिंग करने के लिए, उस पर पॉलिशिंग करने के लिए? नहीं, से फीका नहीं पड़ रहा, उसको सोने पे सुहागा किया जा रहा है। आप उसको नकारात्मक क्यों देख रहे हैं? अच्छा, अगर सोने पे सुहागा हो रहा है सर वो, तो फिर ऐसा क्या है कि सबका साथ मिल नहीं पाया जम्मू कश्मीर में? तो जम्मू एवं कश्मीर की जनता को जो है जिस तरह से नकारात्मक प्रचार किया गया, भारतीय जनता पार्टी के सरकार की उपलब्धियों को दबाने के लिए जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास विपक्ष की तरफ से हुआ, उसका परिणाम कश्मीर में दिखाई दिया। कश्मीर की घाटी के लोगों का विश्वास अर्जित हुआ। सर, आप लेकिन वो नकारात्मक विश्वास प्रचार की अर्जित बात कर करना रहे हैं। ये संवैधानिक आवश्यकता है। साध्वी अगर इस निरंजन दृष्टि से कोई ज्योति जी का कार्य कर रहा है बयान, तो उसका जो है स्वागत होना सेकंड चाहिए। फेज में साध्वी निरंजन ज्योति जी का बयान ये नकारात्मक था, और थर्ड फेज में जो आगरा में घर वापसी हुआ संसद था में वो क्षमा नकारात्मक प्रार्थना के था। बाद क्या शेष बचा उसमें? ब्रेक के बाद राकेश जी हमारे साथ हैं, चिंतक हैं और बड़े सीनियर हैं। राकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, अमिताभ बच्चन को हायर करना, क्या मतलब ये समझ में आ रहा है कि काफी नुकसान हुआ है, अब चीजें जो है वो बेहतर की जाएं, एक फेस की जरूरत पड़ गई, वरना मोदी जी का अपना चेहरा काफी था, पर्याप्त था? देखिए, विज्ञापन में जो बातें आपने बताई उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं है, इसको बढ़ाता है। लेकिन मैं यहाँ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, दल कोई भी हो, उसका राजधर्म यह है कि सभी नागरिकों को समान रूप से समझे। लेकिन यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब कहा था द माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेज, नेशंस रिसोर्सेज, अल्पसंख्यकों का इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, तभी इस देश ने विभाजनकारी राजनीति की बीज डाली थी। और इसलिए मुझे लगता है कि 3 चीजें होती हैं किसी सरकार को: प्रोपेगेंडा, प्रेजुडिसेज एंड परसेप्शन। मोदी सरकार के खिलाफ जो परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो प्रेजुडिसेज हैं, जो वास्तव में प्रेजुडिसेज हैं, इन तीनों से यदि सरकार लड़ती है तो इसमें कोई हानि नहीं है। मैं एक बात ये सत्यव्रत जी को याद दिलाना चाहता हूँ, जब 1950 में हमारी सरकार, भारत की सरकार बनी, नेहरू जी और पटेल जी की सरकार बनी, तो एक बड़ी प्रोपेगेंडा हुई पाकिस्तान के द्वारा, और पाकिस्तान बनने के बाद भी जो लीगी मानसिकता के लोग इस देश में थे कि यह सरकार हिंदू सरकार है, यह सरकार मुसलमानों के साथ अन्याय करेगी। राकेश जी, मैं तो आपसे एक चीज आप जो बता रहे हैं, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं इसको आपके पास आ रहा हूं सर, ये जानकारी में ये जानकारी जी बताइए। ये जानकारी मैं दे दूं कि 50 और 60 के दशकों में भारत सरकार ने अनेक ऐसे लिफलेट छापे प्रकाशन विभाग के द्वारा जिसमें बताया गया किन किन लोगों को पद्मश्री दिया गया, पद्म भूषण दिया गया, वो मुस्लिम थे। आखिर सरकार को ऐसा करना पड़ा। सर, आप प्रोपेगेंडा का जिक्र कर रहे हैं, यहां पर मैं जानना चाहूंगा जिस प्रोपेगेंडा का आप जिक्र कर रहे हैं, बाकायदा मोहन भागवत जी का बयान आता है, अशोक सिंघल जी का बयान आता है, कल पंजाब की खबर आ रही है जहां पर कितने लोगों को वापस वो आ गए हैं, सिख हो गए हैं। ये प्रोपेगेंडा तो आप ही के एफिलिएट्स कर रहे हैं। मौलाना अंसार रजा साहब हमारे साथ हैं। अल्लाह बोल में आपका एक बार फिर स्वागत है, हमारे खास मेहमान आपकी स्क्रीन पर यहां पर एक बार फिर से, और हम बात कर रहे हैं कि क्या
बीजेपी सरकार को अमिताभ बच्चन की जरूरत पड़ी अपनी इमेज सुधारने में और मुसलमानों के बीच में अपनी इमेज को सुधारने में। मौलाना अंसार रजा साहब, क्या अमिताभ बच्चन का ऐड मुसलमानों को प्रभावित कर सकता है? क्या मुसलमानों को अपनी तरफ लाने में, बीजेपी सरकार की तरफ लाने में कामयाब हो सकता है? जब पूरी दुनिया में मोदी मोदी करवा लिया, तब जाकर के अमिताभ बच्चन की याद आई और मुसलमानों की याद आई है। सोचने वाली बात है, क्या हिंदुस्तान का मुसलमान अमिताभ का चेहरा देख करके मोदी को पसंद करेगा? छोटी सी बात थी, मोदी जी को आकर के कह देना चाहिए था कि जो मुल्क में हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, हम मुसलमानों के साथ हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, हम सारे मुसलमानों के और हिंदुओं के साथ हैं, सब लोग मिलकर के हम देश को कामयाब करेंगे। क्या जरूरत पड़ी थी अमिताभ बच्चन को साथ लेने की? रहा सवाल राकेश सिन्हा साहब का, तो पता नहीं राकेश सिन्हा साहब को हिंदुस्तान के मुसलमानों की सर, मैं आपको एक मिनट रोकूंगा, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोकूंगा। यहां पर एक बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी सरकार की छवि सुधारने में कामयाब होगा? अंसार साहब, आप कुछ बता रहे थे, बताएं। मैं ये अर्ज कर रहा था जी कि राकेश सिन्हा साहब जब भी बोलते हैं, कभी पाकिस्तान का इतिहास हमें बताते हैं, कभी सरदार मनमोहन सिंह साहब ने क्या कहा था वो हमें बताते हैं। अरे सीधी सीधी एक बात करो कि हमें मुल्क को कामयाब करना है, आप हिंदुस्तानी होकर के हमें कबूल कीजिए ना, और हमें कोई आप कबूल करें ना करें, हम कल भी भारत से मोहब्बत करते थे, आज भी मोहब्बत करते हैं। अब रहा सवाल, मेरा सवाल ये था, क्या अमिताभ बच्चन कामयाब होंगे? चाहते हैं तो क्यों दूसरे का सहारा ले रहे हैं? खुद सामने निकल करके आए और मुसलमानों को आवाज दे। मेरा सवाल यह था कि क्या अमिताभ बच्चन का सहारा ले रहे हैं? क्यों अमिताभ बच्चन का सहारा ले रहे हैं? श्रीकांत जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? फिर ईशान जी, मैंने पहले ही आपको कहा था कि यह सरकार 125 करोड़ जनता की सरकार है, और जो पिछले 10 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ, कुशासन हुआ, और जो महंगाई चरम पर थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, और 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने महंगाई को जमीन पर ले आए, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए और भ्रष्टाचार एकदम अंकुश लगा पूरी तरह से। मेक इन इंडिया के तहत लोगों को रोजगार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 10.5 करोड़ खाते खुल गए। तो ये देश की जनता की सरकार है और विकास की जो आंधी है वो चल पड़ी है, और इसमें विपक्ष जो है कहीं न कहीं रोड़े अटकाने का काम कर रहा है। सरकार आर्थिक सुधारों को लेकर प्रतिबद्ध है। साक्षी महाराज जैसे लोग लगे हुए हैं। इस देश के प्रधानमंत्री सुशासन और विकास के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उनके नाम पर लोगों ने वोट दिया है। विकास के नाम पर लोगों ने वोट दिया है। मुसलमानों को लुभाने के लिए अमिताभ बच्चन सुन लीजिए, आप मुसलमानों के रहनुमा नहीं है, आप मुसलमानों के रहनुमा नहीं है। जो महंगाई कम हुई है वो देश के लोगों के लिए कम हुई है, तो क्या अमिताभ बच्चन को हमारा रहनुमा बनाना चाहते हैं? मेक इन इंडिया के तहत जो कार्यक्रम हो रहा है जिसमें नौजवानों को रोजगार मिलेगा, वो मुसलमान और हिंदू दोनों होगा। तो आप ये देश के बंटवारे को आप बंद करिए। अब 2014 में जो लोग बंटवारे की बात बंटवारा कर रहे हैं, बंटवारा तो आप लोगों ने कर रखा है, देश की जनता ने उनको नकार दिया है। तो अब आप मेहरबानी करके बंटवारे की बात मत करिए। इस देश में, इस देश की जनता विकास चाहती है, लोग रोजगार चाहते हैं। एक बात बताइए, किसान खेत को पानी चाहता है। अरे रोजगार तो हम भी चाहते हैं, हम भी देश की तरक्की चाहते हैं। आप बंटवारे की बात, लेकिन आपके पार्टी के नेता जब तरक्की होने दे तब ना। जनता ने ऐसे लोगों को नकार दिया है, और आप बहाना बनाकर विपक्ष के लोग संसद को नहीं चलने देते हैं, आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जनता लगातार ऐसे लोगों को सबक सिखा रही है। जनता नरेंद्र भाई मोदी जी के एक मर्तबा संसद में मोदी साहब बयान देते थे, संसद चल जाती। आपने अंसार साहब एक बयान दिया था यहां पर राकेश जी को। राकेश जी, आपका जवाब। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक बातें तो सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने कहा था घर वापसी के बारे में। देखिए, कन्वर्जन तो सेकुलर है, और जो लोग वापस अपने आस्था मानना चाहते हैं वो कम्युनल हो गया। इससे मोहन भागवत जी का बयान, मोहन भागवत जी ने जो अपील की है वह देश के संविधान, देश की पंथ निरपेक्षता की परंपरा के अनुकूल है। उसमें कहीं पर भी कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं है, और अमिताभ बच्चन के ऐड का इससे कोई संबंध नहीं है। एक दूसरी बात, देखिए, इस देश को हिंदू मुसलमान के डिस्कोर्स में रखकर ऐसे लोग अपनी दुकानदारी करना चाहते हैं, वह डिस्कोर्स समाप्त होना चाहिए। भारत के संविधान सभा से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक बार बार कहा कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक विभाजन समाप्त हो। इससे क्यों कैसे लोगों की बात कर रहे हैं? किन लोगों की दुकानदारी की बात कर रहे हैं? नागरिक 125 करोड़ नागरिकों की बात होनी चाहिए। 100 आप कर रहे हैं, और आप जैसे लोग ही इस देश में जहर कर रहे हैं। आप हमें पाकिस्तान का इतिहास बताते हैं, आप जिन्ना की बात करते हैं। अरे पाकिस्तान
क्यों आप पाकिस्तान के नाम पर भड़क जाते हैं? जितना पाकिस्तान आपका दुश्मन दोस्त है उतना पाकिस्तान मेरा दोस्त दुश्मन है। इतिहास से आप क्यों भागते हैं? तो फिर क्यों आप पाकिस्तान को बीच में, पाकिस्तान के इतिहास मुसलमानों को क्यों बताते हैं? पाकिस्तान से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी मोहब्बत नहीं की। कौन कह रहा है? आप अपने मन से क्यों ये बातें कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि भारत के लोगों को पाकिस्तान भारत सरकार के खिलाफ हम कहें कि नहीं, भारत सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ था लीगी मानसिकता के लोग, और आज भी लीगी मानसिकता के कुछ लोग हैं। ऐसा नहीं है कि लीगी मानसिकता के लोग इस देश में नहीं हैं। इसी कारण से इस देश में जहर का घी बोया जा रहा है। इसे समाप्त हम ही लोग करते हैं और संघ प्रयास खिलाड़ियों को आप खरीद करके लाओ। मैं आपसे कहां कह रहा हूं? और अगर कोई मुसलमान का बच्चा किसी पाकिस्तान के बच्चे मैं रोकूंगा यहाँ पर आप दोनों को एक मिनट रोकूंगा। जी मैं रोकूंगा आपको। शत्रुघ्न जी बताइए। देश को देखिए, ये तू में से तो कोई समाधान जी 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 मुद्दा असल ये था कि क्या अमिताभ बच्चन के जरिए ऐड निकलवा के नहीं होना चाहिए, क्या ये सरकार अपने पाप धो सकती है? ये था असल मुद्दा जी। बड़ी सीधी सी बात है, अमिताभ बच्चन की जरूरत नहीं थी। एक तरफ तो ये कहते हैं सेकुलरिज्म की बात, अभी हमें शुक्ल जी हमसे कह रहे थे अभी, अरे भाई जब आप बोलते हैं तब मैं तो नहीं बोलता बीच में। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप बहुत वरिष्ठ हैं, शब्दों का चयन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। पाप आपकी सरकार ने किए थे, हमारी सरकार पापों को साफ कर रही है। मैं वही बता रहा हूं, अब कौन किसके पापों को साफ कर रहा है ये तो समय बताएगा भाई, ये समय सबके सामने आता है। बहरहाल मुद्दे की बात यह है, मुझे ये बताइए, एक तरफ तो आप इतनी सफाइयां देने के लिए अमिताभ बच्चन को बुलाना चाहते हैं, लोगों को आप सफाई देना चाहते हैं, मुसलमानों को आप साथ लाना चाहते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, बिल्कुल करिए। लेकिन एक बात बताइए, जब सारा विपक्षी ये बात चाह रहा था संसद के चलते कि भाई प्रधानमंत्री जी आके राज्यसभा में एक बयान दे दे और सारी बात को स्पष्ट कर दें, बात खत्म हो जाती। प्रधानमंत्री जिनके नाम पर आप इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं, वो संसद में ऐसे मुद्दे पर जिस पर पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है, उस मुद्दे पर आकर एक शब्द एक वाक्य बोलने को तैयार नहीं। एक बड़ा आप यहाँ पे एक बड़ा विषय की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं श्रीकांत जी आपके पास आ रहा हूँ। श्रीकांत जी, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री संसद में जवाब दे सकते थे, इतना सवाल पूछा गया, जवाब नहीं दिया, और अब अमिताभ बच्चन का सहारा लेना पड़ रहा है, ऐसा सत्यव्रत चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। क्या जवाब है आपका? निशांत जी, बहुत बेबुनियाद आरोप है और कांग्रेस तानाशाह बन गई है और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग संसद से भाग जाते हैं और बाहर जो है धरना प्रदर्शन करते हैं। और ये कहाँ लिखा है? ये तो बहुत वरिष्ठ सांसद है, तो चर्चा शुरू करिए, चर्चा शुरू करिए। चर्चा में कौन जवाब देगा ये तो चेयरमैन तय करते हैं। जितना प्रधानमंत्री को क्या बोलना है, ये चेयरमैन नहीं तय करते, ये भी चेयर तय करती है। तो चर्चा नहीं तय करते, ये सरकार तय करती है। पैसे को गरीबों के डेवलपमेंट में लगा दिया जाए, खुद ब खुद ऐसा नहीं होता है। करीब आ जाएंगे। अंसार साहब मैं रोकूंगा आपको। जी 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 श्रीकांत जी, आप पहले आप तानाशाह रवैये से संसद नहीं चलता है। आप हर मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आपने काले धन को चर्चा मांगी, आप भाग गए। आपने धर्मांतरण पर चर्चा मांगी, चर्चा के लिए तैयार है। और एक कठोर कानून बनाने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन आप बाध्य कर रहे हैं। चर्चा से पहले नियम बना रहे हैं, पहले नियम बना रहे हैं। मैं ब्रेक पर जाने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पर पुणे से एक ट्वीट आया, यहाँ पर आपको बता दें जनता की राय क्या है, लेकिन पुणे से एक ट्वीट आया, उसमें यह कहा जा रहा है कि जो भी पैसा खर्चा होगा एड कैंपेन पे, वो पैसा तो जनता का ही है। इमेज खराब की किसी और ने, और पैसा जनता का लगे। खैर, जनता में छवि सुधारने के लिए अमिताभ से मुसलमानों का दिल जीत सकेंगे मोदी। हां 61% और 39% ना बोल रहे हैं। और सीधे चलते इस वक्त हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी है। प्रेम शुक्ला जी, लास्ट रिएक्शन आपका लूंगा मैं। नहीं, मुझे लगता है कि वो सिर्फ अल्पसंख्यकों तक इसको जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आपका जो विज्ञापन है वो कह रहे हैं कि सतरंगी होना चाहिए, हमारा जो सतरंगी समाज है सबका व्यापक विकास होना चाहिए, पंथ विशेष का विकास नहीं, प्रगति का कोई पंथ नहीं होता। तो ये सर्व समावेशी विकास की बात करने में मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और इसको जो है विभाजनकारी तत्वों के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सब लोग सतरंगी हो जाओ, बात खत्म हो जाएगी। नहीं, प्रधानमंत्री जी तो है यहाँ, संकट आपका है मौलाना साहब। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपने जो हरा चश्मा लगा रखा है, संकट उससे पैदा हुआ है। आप हर चीज में जो अल्पसंख्यक देखते हो, आपको जो 50 वर्षों का मवाद आपके मगज में घुसा पड़ा है, जरा उसको उतार कर देखें, आपको लगेगा कि सब सतरंगी है। भाई शुक्ल जी, मैं कह रहा हूं, तो क्या जरूरत पड़ी इजाजत चाह रहा हूं। मैं क्षमा चाहता हूं। करना अपराध है, आमिर खान को हायर करना चाहिए।
जब यूपीए सरकार आमिर खान को कोई जरूरत नहीं थी आमिर खान को, हमारे लिए मैं मोदी जी रोकूंगा यहाँ काफी। पर, लेकिन इस ऐड की टाइमिंग मायने रखती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो समय निकाला, लेकिन हाँ, जनता की राय जो है वो भी थोड़ा एकदम स्वीपिंग नहीं है। अपने आप में तस्वीर साफ हो जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।